Hi, how are you all? I hope that all of you are doing well. हम शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. SHM, let me tell you one thing before we start. आप किसी भी फॉर्मूले को डू नॉट ट्राई टू मेमोराइज formulas blindly. Try to learn the concepts. तब ही आपका अच्छा इम्प्रूव होगा. आई ट्राई टू कवर सारे के सारे टॉपिक जो भी जहाँ भी आप फंसते हो, जहाँ भी बच्चों को दिक्कतें आती हैं, तो वो सारा आपका आप गो थ्रू करोगे तो ये सारा आपका चैप्टर क्लियर हो जाएगा. तो जी शुरू करते हैं. SHM, पहली बात तो SHM हम सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ रहे हैं, बच्चे के दिमाग में आता है चक्कर क्या है, तो चैप्टर शुरुआत में ही समझ नहीं आता, चैप्टर थोड़ी देर बाद समझ आएगा कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है, क्या मतलब क्या है. उससे पहले हमें दो चीज़ समझनी पड़ेंगी इस चैप्टर को लिए समझने के लिए. एक होगा ऑक्सीलेटरी, जिसने पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, और दूसरा होगा तुम्हारा पीरियोडिक मोशन. कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके चैप्टर क्लियर हो जाएगा. और आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि आपका कितना इंप्रूवमेंट हुआ, कैसे. ईमानदारी से आपको जो भी बच्चा देखे उसको कमेंट करना है, ताकि मुझे पता चले कि मतलब इफेक्टिव हो रहा है या नहीं हो रहा है. आप इसे मेरी रिक्वेस्ट समझ लो या कुछ भी, ताकि इससे आपके लिए ही मैं और अच्छा कर पाऊँ. तो कुछ फिर वैसे ही डिज़ाइन करेंगे लेक्चर्स को, क्योंकि ये सब कुछ आपके लिए ही है और मेरी मेहनत आप तक पहुँचे. अगर नहीं पहुँच पाएगी तो फिर फ़ायदा क्या है. तो आप तक पहुँचे उसके लिए आपका मुझे बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो प्लीज़, इट्स माई रिक्वेस्ट. तो जी शुरू करते हैं. ऑक्सीलेटरी मोशन. देखो, ऑक्सीलेटरी मोशन का सीधा सीधा मतलब है टू एंड फ्रो. टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, आगे पीछे, आगे पीछे, अबाउट मीन पोजीशन. अबाउट मीन पोजीशन मतलब अगर कोई, ये मान लो, ये जैसे ये पार्टिकल है, ये इसकी मोशन ऐसे ऐसे, ये होता है टू एंड फ्रो. चलो जी, इतना समझ में आया. पहले चैप्टर छोड़ दो, पहले टू एंड फ्रो मोशन अबाउट मीन पोजीशन ये क्या होता है सर. पीरियोडिक क्या होता है. पीरियोडिक का मतलब होता है कि कोई भी पार्टिकल या कोई भी जो भी तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, वो एक फिक्स इंटरवल के बाद, एक फिक्स इंटरवल के बाद अपने मोशन को रिपीट करे. अपने मोशन को रिपीट करे, ये होता है पीरियोडिक मोशन. जैसे कि सन है एग्जाम्पल, और ये अर्थ है. तो ये जो अर्थ है, ये एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद ये रिपीट करता है अपना मोशन. चलो जी, अब दोनों बातें आपको समझ में आ रही है, टू एंड फ्रो और ये वाला. अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल इसका दे दिया, इसका एग्जाम्पल टू एंड फ्रो कि मान लो पेंडुलम आप पढ़ते ही आए हो, ये पेंडुलम, ये तो ये ऐसे टू एंड फ्रो मोशन. तो किस पॉइंट के अबाउट आपको पता ही है, इस पॉइंट के अबाउट. तो ये होती है मीन पोजीशन. मीन पोजीशन कैसे निकालते हैं वो अभी हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे, लेकिन आपको मैं एक सेंस बता रहा हूँ कि मोशन सीधी सी बात है. आप इस पेंडुलम को यहाँ करके छोड़ दो, ऐसे मूव करता रहेगा. फिर अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ इसका स्प्रिंग मास का, तो आपको पता है कि ये ऐसे एम एम ऐसे ऑक्सीलेट करेगा, टू एंड फ्रो मोशन करेगा इसके अबाउट. नेचुरल लेंथ है इसकी. अभी तो कोई, जैसे ही आपने इसको खींचा, खींच के छोड़ोगे तो ये ऐसे ऑक्सीलेट करेगा. ठीक है जी. एक टाइम बाद जाके रुक जाएगा. ऐसा होगा नहीं होगा, एक टाइम बाद जाके रुक जाएगा. ये भी एक टाइम बाद जाके रुक जाएगा, रुक जाएगा ऐसे. अब ये रोटेट कर रहा है, ये टू एंड फ्रो मोशन नहीं कर रहा. ठीक है जी. ये मोशन कैसी है, अगर आप इसको देखो, इस वाली मोशन की अगर मैं बात करूं, इस वाली मोशन, इस वाली मोशन, तो ये दोनों के दोनों मोशन आपको दिख रहा है. ये दोनों के दोनों मोशन कैसे हैं, ऑक्सीलेटरी हैं. ये भी ऑक्सीलेटरी है. क्या ये पीरियोडिक है, क्या ये पीरियोडिक है भाई. ये ऑक्सीलेटरी है नहीं, पीरियोडिक है. हाँ सही बात है, ये टू एंड फ्रो थोड़ी ना. लेकिन ये ऑक्सीलेटरी है, ये भी ऑक्सीलेटरी है, ये बात सत्य है. क्या ये पीरियोडिक है या नहीं है, ये कैसे पता लगाएं. पीरियोडिक की डेफिनेशन से, एक फिक्स इंटरवल के बाद रिपीट करना.
तो ये तो आप कह रहे हो, आप खुद सोचो, आप इसको चला के छोड़ देते हो तो ये तो रुक जाएगा। तो ये तो मान लो ऐसे गया, ठीक है जी, फिर नीचे आएगा, तो ये तो इंटरवल इसका घटता 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 ये तो कम होने लग रहा है, तो ये तो पीरियोडिक की डेफिनेशन में तो सेट ही नहीं बैठ रहा। तो इसके लिए इसीलिए हम कहते हैं कि हम यहाँ पे जो भी तुम्हारा रजिस्टिव फोर्स यहाँ वो एयर हो सकता है, यहाँ वो जो फ्रिक्शन हो सकता है, ठीक है जी। तो जो रजिस्टिव फोर्स है उसको हम नेग्लेक्ट करते हैं, हम रजिस्टिव फोर्स नहीं मानते। आप रजिस्टिव फोर्स मानोगे तभी आपकी जो एनर्जी यहां थी वो एनर्जी कंजर्व रहेगी, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी। जब आपने यहां से छोड़ा तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी थी, पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हुई काइनेटिक में, काइनेटिक फिर पोटेंशियल पे, तो ये चलता रहेगा। तो हाँ, एक बार आपने ये वाली चीज कर दी तो अब ये पीरियोडिक है, हाँ पीरियोडिक है, हाँ। तो मैं अब यहां से स्टेटमेंट लिखता हूं कि क्या सभी पीरियोडिक मोशन ऑक्सीलेटरी होती है? भाई ये भी पीरियोडिक है, ये भी पीरियोडिक है, ये भी पीरियोडिक है, ठीक है। क्या सभी पीरियोडिक मोशन ऑक्सीलेटरी होती है? गलत बात, नहीं होती, ठीक है। तो पीरियोडिक तो मैंने कर दिया, ये पीरियोडिक तो मैंने कर दिया। तो पहली चीज कि ऑल पीरियोडिक मोशन आर ऑक्सीलेटरी, तो आप कहोगे नहीं, अर्थ वाला केस ये है ना, एग्जाम्पल आपके सामने ही है। दूसरी बात वो कहेगा कि ऑल, इतना बोल दो अगर आप, ऑल ऑक्सीलेटरी आर पीरियोडिक। भाई जितनी भी ऑक्सीलेटरी हैं, ये ऑक्सीलेटरी थी, पीरियोडिक भी थी, ये तो ऑक्सीलेटरी है ना, पीरियोडिक है। आप ये ऐसे बाउल ले लो, यहां से बॉल ऐसे इसको छोड़ दो तो पीरियोडिक है। तो ये बच्चे क्या कहेंगे कि हाँ सर बात तो सही है, लेकिन नहीं, ये स्टेटमेंट इनकम्प्लीट है। आपको ये बताना पड़ेगा ऑल। अब सही स्टेटमेंट कैसे लिखा हुआ, कैसे टिक करना है, तो ये गलत है बिल्कुल। ऑल, ये बात समझ ली तो हल्का सा आपका बेस बन जाएगा। ऑल ऑक्सीलेटरी आर पीरियोडिक, लेकिन वो कंडीशन लगाई है ना आपने ये वाली, ये कौन लिखेगा भाई? ऊपर से आगे मां सरस्वती थोड़ी ना लिखेगी। इफ मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड, यानी कि आपने जितने भी, अब स्टेटमेंट सही है, या फिर ऐसे लिख दे कि अगर ऑल पीरियोडिक इफ द रजिस्टिव फोर्स आर नेग्लेक्टेड, तो वो भी बात सही है बिल्कुल। तो आपने वो पीरियोडिक बनाया है, आपने पीरियोडिक बना, ऑक्सीलेटरी तो था, ठीक है, टू एंड फ्रो फाइनली जाकर रुक जाएगा, लेकिन रुकने के साथ साथ वो जैसे जैसे रुक रहा है तो पीरियोडिक, भाई टाइम इंटरवल तो घट रहा है ना। और पीरियोडिक मोशन होने के लिए वो फिक्स टाइम इंटरवल, यानी कि अगर ये मान लो ये वाला तुम्हारा, इसका टाइम इंटरवल 2 सेकंड है, तो ये हर 2 सेकंड बाद रिपीट करना चाहिए। ये तभी हो सकता है जब कोई इसको रोके ना, अदरवाइज तो आपको पता है, आप ऐसे बॉल बांधो कहीं सेलिंग वगैरह में, ऐसे छत वत में लटकाओ, आप इसको साइड में करो, थोड़ी देर बाद देखना है रुक जाएगा वापस। क्यों? क्योंकि रेजिस्टिव फोर्स, भाई एयर तो फोर्स अप्लाई करेगा ही ना। तो कुल मिला के ये आपको समझ में आना चाहिए कि ऑक्सीलेटरी और पीरियोडिक के बारे में क्या है, कैसे है स्टेटमेंट। ये इसलिए पढ़ाया गया ताकि आपको पूरी समझ बने। अब चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं, तो मैं चैप्टर में क्या पढ़ना चाहता हूं सर, ये क्यों पढ़ाया आपने? भाई ये इसलिए पढ़ाया क्योंकि तू जो चैप्टर में और हम जो चैप्टर में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ऑक्सीलेटरी मोशन, ठीक है जी, ऑक्सीलेटरी, और वो पीरियोडिक भी पढ़ेंगे अभी, क्योंकि हमारे जो सिलेबस में है वो डैम्पिंग बाद में जाके, नीट में तो है ही नहीं डैम्पिंग, ठीक है ना। तो हम डैम्पिंग के बारे में चर्चा वो बाद में जो भी होगा बाद में देखेंगे। अभी हम जो चर्चा करेंगे, हम कोई रेजिस्टिव फोर्स नहीं पढ़ने वाले। हम कैसा पढ़ेंगे? विदाउट डैम्पिंग। विदाउट डैम्पिंग का मतलब है हम ऑक्सीलेटरी पढ़ेंगे जो कि पीरियोडिक होंगी। हम कौन सी ऑक्सीलेटरी मोशन पढ़ेंगे? जहां मैकेनिकल एनर्जी क्या रहेगी? कंजर्व्ड, ठीक है जी। तो हम इसके बारे में अब चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। अब चलो सर ये तो समझ में आ गया, ऑक्सीलेटरी मोशन के बारे में अब जिक्र करते हैं। तो ऑक्सीलेटरी मोशन कौन सी होती है जी? अब बच्चे के दिमाग में आई तुरंत ऑक्सीलेटरी, तो सर ने शायद बताया था टू एंड फ्रो के बारे में कुछ बताया था।
तो ऑक्सीलेटरी के लिए कंडीशन क्या क्या होनी चाहिए, एग्जाम्पल देखो, पहले पहले समझो। और सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है पेंडुलम वाला। ये पेंडुलम, आप इस पेंडुलम को, क्योंकि हर बच्चे को सेंस बन जाती है, ये ऐसे किया आपने और ऐसे करके छोड़ दिया। अब एयर रेजिस्टेंस तो, मैकेनिकल एनर्जी तो कंजर्व्ड है, आपने इतना छोड़ा तो ये ऐसे अपना घूमता रहेगा बेचारा। भाई यहाँ पोटेंशियल आपने ऊपर उठाया तो पोटेंशियल एनर्जी इसने गेन करी, आपने छोड़ दिया, काइनेटिक में कन्वर्ट हुई, काइनेटिक पोटेंशियल में, पोटेंशियल काइनेटिक में, काइनेटिक पोटेंशियल में, पोटेंशियल, तो ये चलता रहेगा आपका। तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड है, कोई लॉस नहीं है। तो इसका मतलब ये एक पॉइंट है जिसके अबाउट ये टू एंड फ्रो मोशन, आगे पीछे जितना इधर गया उतना ही इधर गया। तो इसको बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं जी मीन पोजीशन। ये है तुम्हारी बच्चे मीन पोजीशन, जितना इधर गया उतना ही इधर गया, लॉस कुछ हो नहीं रहा है। तो ऑक्सीलेटरी मोशन के लिए हमें कंडीशन, पहली बात जो हमें पता होनी चाहिए वो पता होना चाहिए मीन पोजीशन के बारे में। अब सर ये तो फील है, निकालेंगे कैसे? निकालेंगे ना भाई, मीन पोजीशन पे आपका होता है एफ नेट 0 होगा, नेट फोर्स क्या होगा जी? 0 होगा। जैसे कि यहां पे टेंशन ऊपर इस पॉइंट पे और एम जी नीचे, टी और एम जी को क्या कर लेगा? बैलेंस कर लेगा। ठीक है जी। तो यहां पे तुम्हारा नेट फोर्स क्या होगा? 0। अगर आप यहां की बात करो तो टेंशन यहां होगा, एम जी यहां होगा। तो अगर आप देखें ये थीटा, तो ये हो जाएगा जी एम जी कॉस थीटा। तो ये एम जी का एक कंपोनेंट आएगा जो इसको इधर लेके जाएगा। तो यहाँ नेट फोर्स तुम्हारा इसके ऊपर 0 नहीं है। लेकिन हाँ, ये जो पोजीशन है यहाँ तुम्हारा टी और एम जी ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है जी, क्लियर है ये बात? जब ये इस पोजीशन में है तो टी ऊपर है, एम जी नीचे है, तो एक दूसरे को खत्म कर रहे हैं। क्योंकि जब भी आप इक्विलिब्रियम निकालते हो तो इक्विलिब्रियम में क्या करते हो आप? नेट फोर्स 0 करते हो ना। आप ये पढ़ के आए हो, जैसे हमने एनएलएम में पढ़ा था, ये टेंशन लग रही है, एम जी इधर है। अगर ये इक्विलिब्रियम, तो तीसरा फोर्स भाई ऐसे आता था ना, दो ऐसे बांध दिए आपने इस ब्लॉक को, ये ब्लॉक ऐसे किए हैं ना सवाल, ये T1 T2, फिर आपसे वो T1 T2 की वैल्यू पूछता था। तो ये इक्विलिब्रियम में कब थे? जब नेट फोर्स इसके ऊपर 0 था। तो जी जैसे कि अब आप, मैं अगर आपको स्प्रिंग की बात करूं, स्प्रिंग भी बना लेते हैं यहाँ। ठीक है जी, आपने यहाँ पे एन ऐसे है, एम जी ऐसे, और ये अपनी नेचुरल लेंथ पे है, तो कोई स्प्रिंग फोर्स भी नहीं लग रहा, वो भी 0 है, नेचुरल लेंथ पे है। जैसे ही आपने इसको डिस्प्लेस किया, डिस्प्लेस किया तो इधर की तरफ के एक्स लगेगा नहीं लगेगा? अगर आपने एक्स डिस्प्लेस किया, ठीक है, तो और ये पोजीशन कौन सी है? ये पोजीशन वो है जब n इज इक्वल टू एम जी और के एक्स तो 0 है ही, तो ना हॉरिजॉन्टल ना वर्टिकल, कोई फोर्स ही नहीं है। तो ये इसकी क्या होगी? मीन पोजीशन। यहाँ पे भी एफ नेट क्या है तुम्हारा? 0। तो पहली बात तो, अगर मुझे ऑक्सीलेटरी मोशन पढ़नी है तो मीन पोजीशन। मीन पोजीशन कैसे निकालते हैं आपको पता चल गया, भैया नेट फोर्स 0 कर लो। ठीक है, अब आप अगर यहाँ ध्यान से देखो, आप कह रहे होंगे कि सर ये कुछ यहाँ हमें दिख रहा है एम जी साइन थीटा, यहाँ हमें दिख रहा है के एक्स। आप मुझे एक बात बताओ, अगर ये आपने ऐसे कर दिया, ये खुद से थोड़ी ना आ जाएगा भाई, खुद से आ जाएगा? नहीं आएगा ना। तो इसका मतलब इसको लाने के लिए कोई फोर्स तो लग रहा होगा ना। आप कहोगे हाँ सर। तो यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूँ, यहाँ पे ये जो एम जी साइन थीटा है, ये क्या है? रीस्टोरिंग फोर्स। तो अगर आपको ऑक्सीलेटरी मोशन पढ़नी है तो मीन पोजीशन का पता होना चाहिए। दूसरा जो आपको पता होना चाहिए वो होना चाहिए रीस्टोरिंग फोर्स के बारे में, कि भैया वहां रीस्टोरिंग फोर्स होना ही होना चाहिए। अगर रीस्टोरिंग फोर्स नहीं है, उसको वापस नहीं ला रहा है, तो फिर भैया गड़बड़ हो जाएगा ना सब कुछ। ऑक्सीलेटरी मोशन कैसे बनेगा? तो ऑक्सीलेटरी मोशन जो हम पढ़ रहे हैं वो कौन से वाली पढ़ रहे हैं? जिसमें एनर्जी का कोई लॉस नहीं हो रहा, पहली बात। अब एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा तो वो टू एंड फ्रो मोशन कर रही है। टू एंड फ्रो मोशन यानी कि ऐसे 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 तभी करेगी जब उसको कोई तो लेके आ रहा हो। तो ये एम जी साइन थीटा जैसे, तो रीस्टोरिंग फोर्स होना ही होना चाहिए। यहाँ पे वो रीस्टोरिंग फोर्स कौन सा है? के एक्स है। आप कहोगे हाँ सर बात तो सही है। तीसरी बात अब जो यहाँ पढ़ेंगे हम ऑक्सीलेटर में, वो है तीसरी बात, स्टेबल इक्विलिब्रियम। आप खुद बताओ, आपने वर्क एनर्जी थ्योरम में पढ़ा होगा, हमने पढ़ा था ना स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रॉन इक्विलिब्रियम। ये कौन सा इक्विलिब्रियम है? ये कौन सा बनेगा केस? स्टेबल का बनेगा ना। स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या पढ़ते थे हम?
स्टेबल इक्विलिब्रियम में हम पढ़ते थे कि अगर आप किसी पार्टिकल को भी डिस्प्लेस करोगे तो वापस अपनी पोजीशन पे आएगा वो, ठीक है ना। तो वो कंडीशन, वो केस कौन सा था? स्टेबल इक्विलिब्रियम वाला था। स्टेबल इक्विलिब्रियम की खास बात क्या होती है? यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो मिनिमम होती है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? मिनिमम। पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, जिस पॉइंट के अबाउट वो क्या कर रहा होगा? ऑक्सीलेट कर रहा होगा, यानी कि इस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी तुम्हारी? मिनिमम, ठीक है ना। ये जो टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, ये इस पॉइंट की, ये जब यहाँ होगा तो यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? मिनिमम, ठीक है ना जी। तो इसके बारे में बात करेंगे। तो हम तीन चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में बात करने वाले हैं। तो पहले मैं बात करूंगा इन दो के बारे में। स्टेबल इक्विलिब्रियम यानी कि एनर्जी का कॉन्सेप्ट, उसकी हम अलग बात करेंगे। तो अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि मैं बात क्या करने वाला हूँ। पर अब बच्चे के दिमाग में आ रहा होगा, सर ऑक्सीलेटरी बात कर ली, ये बात कर ली, सर चैप्टर तो एसएचएम का है, आप क्या क्या बात करते जा रहे हो। तो चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखो जी, अब ऑक्सीलेटरी के बारे में जानते हैं। इतना जान लिया हमने। अब ऑक्सीलेटरी क्या है कि ऑक्सीलेटरी का एक बात है कि अब ये तो हमने जनरल ऐसे फंक्शन में पढ़ लिया, केस बना के कि भाई ये पेंडुलम हो गया, ये स्प्रिंग हो गया। लेकिन अगर मुझे मैथ्स की फॉर्म में लिखना पड़ेगा ना मुझे, तो फंक्शन, तो मैं फंक्शन लिखता हूं आपका। मान लिया जी मैंने फंक्शन लिख दिया आपका, एफ इज इक्वल टू, मैं दो फंक्शन लिखता हूं, साथ साथ ही लिख लेते हैं। एफ इज इक्वल टू -4x³ और एफ इज इक्वल टू माइनस आपका 2x²। तो मैं जानना चाहता हूं कि ये फंक्शन कौन सा ऑक्सीलेटरी है और कौन सा ऑक्सीलेटरी नहीं है। चलो जी, तो ऑक्सीलेटरी चेक करने के लिए सबसे पहली बात क्या है? सबसे पहला तो हमें पता होना चाहिए मीन पोजीशन कहाँ है, किसके अबाउट। तो इसको 0 रख लो। 0 रखेंगे तो यहाँ से भी x 0 आ गया, इसको 0 रखोगे तो यहाँ से भी 0, यानी कि कुल मिला के बात ये है, ये x इज इक्वल टू 0, ये होगी मीन पोजीशन। ये x इज इक्वल टू 0, ये होगी मीन पोजीशन। अब आप x इज इक्वल टू इसमें 2 रख लो। x इज इक्वल टू आप इसमें 2 रखोगे तो f की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 की क्यूब 8 इंटू -4, तो ये आ जाएगा आपका -32। यानी कि यहाँ पे जब x इज इक्वल टू 2 है तो इस पे फोर्स कहाँ लग रहा है? इधर की तरफ। भाई नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है? फोर्स को शो कर रहा है। वही सेम स्टैंडर्ड, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है और ये शो करेगा नेगेटिव को, ऑपोजिट। अब मैं रख लेता हूँ इसमें -2। अगर मैं x इज इक्वल टू -2 रखूँ तो f की वैल्यू आ जाएगी +32, यानी कि फोर्स लगेगा ऐसे। तो ये रीस्टोरिंग फोर्स की कंडीशन को सेट बैठ रहा है पूरा। क्योंकि फंक्शन में कैसा बनाऊंगा? मीन पोजीशन, चलो मीन पोजीशन आ गई। उसके बाद सेकंड चीज जो इंपॉर्टेंट है वो रीस्टोरिंग फोर्स। तो ये फोर्स की इक्वेशन है, तो रीस्टोरिंग फोर्स बिल्कुल सही बात है, x इक्वल टू 2 पे है तो इधर की तरफ लग रहा है, तो इधर की तरफ, यानी कि टुवर्ड्स मीन पोजीशन होना चाहिए। आप देखो ना, ये कहाँ लग रहा है? मीन पोजीशन की तरफ। तो रीस्टोरिंग फोर्स किसकी तरफ होना चाहिए? टुवर्ड्स मीन पोजीशन। तो इसका मतलब ये तो ऑक्सीलेटरी है। अब इसकी बात देख लेते हैं। अगर यहाँ मैं x इज इक्वल टू 2 पे बात करूँ, x इज इक्वल टू 2, तो यहाँ फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -8 न्यूटन। बिल्कुल सही बात है, चलो जी। लेकिन जब मैं x इज इक्वल टू -2 की बात करता हूँ, x इज इक्वल टू -2, तो फोर्स -2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू -2, तो ये कितना हो जाएगा? -8, यानी कि इस पॉइंट पे फोर्स ऐसे लग रहा है। तो इसका मतलब ये ऑक्सीलेटरी मोशन नहीं बनेगा। जब पार्टिकल इधर की तरफ जाएगा, इस पोजीशन पे होगा, तो यहाँ फोर्स अवे लग रहा होगा, तो इसको वापस लेके तो आएगा ही नहीं है। जब आएगा ही नहीं तो इसका मतलब ये स्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं हो सकता, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन नहीं हो सकती। ये जो सिचुएशन बनेगी ये ऑक्सीलेटरी नहीं हो सकती, ठीक है जी। तो अब यहां से मुझे एक बात तो पता चल गई, ये जो क्यूब वाला, अगर आप ध्यान से देखो, ये क्यूब है, ये स्क्वायर है, आप स्क्वायर करोगे, 4 करोगे, 6 करोगे, यानी कि अगर ये x की पावर जो है वो इवन रहेगी तो ये ऑक्सीलेटरी नहीं बनेगा। हाँ, जैसे ही ओड रहेगी 1 3 5, ये क्या बन जाएगा? तुम्हारा ऑक्सीलेटरी बन जाएगा। तो मैं जनरल लिख सकता हूं कि f विल बी इक्वल टू -k(x⁴n) और n क्या है? 1 3 5 ऐसे। तो ये आ गया मेरे पास जनरल फंक्शन किसका? ऑक्सीलेटरी मोशन। बच्चे परेशान, सर इतनी देर होगी एसएचएम का तो जिक्र ही नहीं आया। अब आप ध्यान से सुनना और आपको मजा आ जाएगा। एसएचएम कुछ नहीं होता भाई, इसकी ऑक्सीलेटरी मोशन की सिंपलेस्ट फॉर्म, इसको हम एसएचएम बोलते हैं, बात खत्म बस।
जब x की पावर 1 हो जाए तो f क्या आ जाएगा, माइनस के एक्स। इस फॉर्म को बोला जाता है SHM यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन। ऑक्सीलेटरी मोशन की सिंपलेस्ट फॉर्म को सिंपल हार्मोनिक मोशन बोला जाता है, क्योंकि उसको पढ़ना वढ़ना बड़ा आसान पड़ेगा। अगर y डायरेक्शन में है, अगर मोशन y डायरेक्शन में है ना, माइनस के वाई हो जाएगा। x z में है तो माइनस के जेड हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कोई दो राय वाली अब बात होनी चाहिए। तो हम अब क्या पढ़ने वाले हैं, देखो मैंने जो चैप्टर बिल्ड किया है, अब हम SHM पढ़ेंगे यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म पढ़ेंगे। f इज इक्वल टू माइनस के एक्स पढ़ेंगे अब हम। ठीक है, अगर आपको केस ऐसे दे दिया, अब SHM की बात करते हैं, तो SHM में हम क्या क्या पढ़ेंगे। पहला तो मीन पोजीशन हमें पता होनी चाहिए, तभी तो टू एंड फ्रो मोशन के बारे में हम जानेंगे। दूसरा हम जानेंगे रीस्टोरिंग फोर्स होना ही होना चाहिए, जो उसको भैया मीन पोजीशन पे लेके आए। तीसरा हम स्टेबल इक्विलिब्रियम, एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट, एनर्जी की बातें हम थोड़ी देर बाद करेंगे। हम ये तीन बातें इस पूरे चैप्टर में पढ़ने की कोशिश करेंगे। अब जैसे आपको मान लो सवाल दे दिया, आपको f इज इक्वल टू दे दिया माइनस के एक्स प्लस टू, समझना आप मेरी बात को, ये दे दिया आपको माइनस के एक्स प्लस टू। आपसे पूछ लिया कि बताओ भाई अब क्या नाम है इसकी मीन पोजीशन बताओ, MP बताओ मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन कैसे निकालोगे आप, एफ नेट इज इक्वल टू जीरो, यानी कि के एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, सो एक्स विल बी इक्वल टू टू बाई के, सिंपल। यानी कि अब की बार x इज इक्वल टू जीरो मीन पोजीशन नहीं है, कहीं यहाँ पे टू बाई के, ये जो x इज इक्वल टू टू बाई के, ये तुम्हारी MP होगी। अब इसके अबाउट वो क्या करेगा, तुम्हारा ऑक्सीलेट करेगा। क्लियर है जी। तो यहां से हमें पहली बात तो फोर्स की कोई भी इक्वेशन हो, फंक्शन, उससे ये पता चलता है कि वो किस पॉइंट के अबाउट ऑक्सीलेट करेगा। जीरो के अबाउट या x इज इक्वल टू माइनस टू, कहीं भी वो पॉइंट कहीं भी हो सकता है। ठीक है ना जी। तो इसमें कोई आपको बिल्कुल ऐसा परेशान होने वाली बात नहीं है। अब हम थोड़ा इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। देखो जी, आप जानते ही होंगे, जो ये आपने ध्यान होगा तो f इज इक्वल टू माइनस के एक्स। तो जब आप इसका सॉल्यूशन लिखते हैं तो m d2x बाई dt2, m में एक्सेलेरेशन को मैं ये लिख सकता हूँ प्लस के एक्स इज इक्वल टू जीरो, यानी कि d2x बाई dt2 बच्चे ये आता है k बाई एम इंटू एक्स इज इक्वल टू जीरो। और इसको हम लिख लेते हैं ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू k बाई एम। ओमेगा इज इक्वल टू आता है रूट k बाई एम। ओमेगा होता है तुम्हारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये वही है जो आप पहले सर्कुलर में पढ़ते आए हो। तो ओमेगा क्या है तुम्हारा जी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है जी। तो अगर आपको टाइम पीरियड निकालना है तो t इज इक्वल टू टू पाई बाई ओमेगा। तो ये जो SHM है उसका टाइम पीरियड कैसे आएगा, टू पाई बाई ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू m बाई के, ऐसे हो जाएगा। अब इसका जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन जो है वो सॉल्यूशन आता है इसका, क्या आता है जी सॉल्यूशन, y इज इक्वल टू बच्चे a sin ओमेगा टी प्लस 5। अब इसके बारे में बड़ी चर्चा है, क्योंकि यहां अब मैं फेजर आपको सिखाने वाला हूं चीजें, तो मैं धीरे से ही समअप कर दूंगा सारी चीजें, क्यों पढ़ रहे हैं, क्या है, कैसे है। फाई क्या है, सबसे पहले जिक्र करते हैं। फाई है तो होता है जी इनिशियल फेज, ए होता है जी एम्पलीट्यूड, और साइन तुम्हारा वही है साइन फंक्शन। साइन फंक्शन क्यों निकल के आया, हार्मोनिक, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, देखो ध्यान से सुनो, पहले समझो बात को। मान लो एक्स इज इक्वल टू जीरो है, आप कह रहे हैं टू एंड फ्रो मोशन हो रही है और एनर्जी लॉस नहीं हो रहा, तो जितना ये इधर जाएगा उतना ही यहां जाएगा। इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड, जितना इधर गया उतना इधर गया। और इस पोजीशन को बोला जाता है, इसको बोला जाता है मीन पोजीशन, इसको बोला जाता है एक्सट्रीम पोजीशन। समझे। तो देखो ये इक्वेशन यही चीज रिप्रेजेंट कर रही है, एम्पलीट्यूड इतना गया। और साइन क्यों आया, प्लस माइनस वन। साइन की वैल्यू क्या होती है, प्लस वन माइनस वन, यानी कि प्लस ए माइनस ए। अगर आप देखो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, प्लस माइनस ए, यानी कि वाई क्या हो गया, प्लस माइनस ए। यानी कि ये जो पार्टिकल है प्लस माइनस ए ऐसे ऑक्सीलेट करेगा, रिप्रेजेंट कर रही है सही। अब ये फाई फाई क्या है, अब आप खुद बताओ। ऐसा भी तो हो सकता है पार्टिकल यहां हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना, पार्टिकल यहाँ a/2 पे हो इनिशियल और t इज इक्वल टू जीरो, और यहाँ से मोशन स्टार्ट हो रही हो, जरूरी थोड़ी ना हो यहाँ से हो। अगर वो यहाँ से है तो फेज डिफरेंस क्या हुआ, जीरो। अगर वो a/2 पे है फिर तो बताना तो पड़ेगा ना भाई, और बताओगे कैसे, मैथ्स की लैंग्वेज में।
उसी को बोलते हैं इनिशियल फेज। तो फेज आप कभी भी सुनो ना फिजिक्स के अंदर, फेज का मतलब ये होता है मोटा मोटा कौन कहां है। इससे आसान भाषा में कुछ नहीं हो सकता। उसको लिखने के लिए फेज बनाया गया है। कौन कहां है, कौन कहां है, किस टाइम पर कौन कहां है, ये होता है बेसिकली फेज का मतलब। इससे ज्यादा फेज का मतलब कुछ नहीं होता। अब जैसे ये है, इसकी मुझे इक्वेशन बनानी है, ठीक है। अब आप समझो, समझो, इसके बाद में फेजर इंट्रोड्यूस करूंगा। जैसे कि मुझे ये, आप बिल्कुल बेसिक है, टी इज इक्वल टू 0 और जो पार्टिकल है आपका वो a/2 पे है, ठीक है जी। गोइंग या फिर मूविंग, मूविंग लिखो, टूवर्ड्स एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम। अब इसके लिए आपको इक्वेशन लिखनी है, राइट डाउन द इक्वेशन। ये सबसे पहली बात है जो बच्चे को, अब चैप्टर आपका शुरू हो गया है कि अच्छा ये ऐसे ऐसे मुझे लिखना आना चाहिए। ये क्यों आई निकल के, ये भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, इसको ही रिप्रेजेंट करेगी। तो अब बच्चा क्या करता है, सर ठीक है सिंपल सी बात है, इसको तो मैं ऐसे कर लेता हूँ, y इज इक्वल टू a/2। आप जनरली तो बात कर रहे हो, तो ये तो तुम्हारी मीन पोजिशन होगी, ये y इज इक्वल टू 0 मान लिया मैंने, ठीक है। y कंफ्यूज ना हो जाओ, अरे कहीं भी बना लो, मैं एक्सिस ये बना ले, मैंने एक्सिस ये बना ली भैया, तो y इज इक्वल टू 0, ये मीन पोजीशन। आप कह रहे हो कि ये जो पार्टिकल है यहाँ है और कहाँ जा रहा है, एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ, यानी कि a/2 यहाँ पे है। ये a, ये होगी एक्सट्रीम पोजीशन, ये हुआ जी मीन पोजीशन। तो आप क्या करोगे, बच्चा आएगा, बच्चा कहेगा सर ने सिखाया था a sin ω/t + फाई, इसमें लिख लो। फिर वो कहेगा अच्छा, तो इसमें लिखने के लिए आप फाई इनिशियल फेज है तो t इज इक्वल टू 0 ये बताना पड़ेगा। तो y इज इक्वल टू, कहाँ हूँ मैं, a/2, ये लिखो भाई, y a/2 पे है ना, a sin ω/t, t 0 है + फाई, तभी तो पता चलेगा। a से a काट दिया तो 1/2 sin इज इक्वल टू sin फाई। अब बच्चे के दिमाग में आ रहा है, क्योंकि उसके दिमाग में एक बार आया, तो फाई इज इक्वल टू, सर यहाँ से तो 30 आ जाएगा। लेकिन वो एक चीज़ भूल गया कि यहाँ 30 भी आएगा और 150 भी आएगा, क्योंकि अगर आप साइन में आपसे पूछूं 180 माइनस किसकी वैल्यू, 30 की, तो आप साइन 30 तो बोलोगे, तो उसकी भी तो वैल्यू 1/2 होगी। दो एंगल आए, अब ये तो बड़ा चिंता का विषय है, दो एंगल आए, दो एंगल कैसे, अब सर क्या लिखूं मैं, कौन सा लिखूं एंगल, क्योंकि साइन जो है वो 0 to 2π है ना, तो 0 to 2π में चेक करोगे ना आप, 1/2 1/2। तो ये मोशन कहाँ से शुरू हुई, यहाँ से, तो यहाँ से आपका एंगल शुरू हो जाता है, फाई विल बी इक्वल टू 0 डिग्री। तो जब वो यहाँ पहुँचा, तो इसका मतलब आप कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो, 30 डिग्री। आपने यहाँ से मोशन शुरू हुई ना आपकी, यहाँ से आपके, मतलब यहाँ फेज मोशन तो यहाँ से शुरू हो रही है, लेकिन फेज जब वो यहाँ है, ऐसे जा रहा है। तो अगर ये बात कैसी है, मैं इस बात को थोड़ा सा समझाता हूँ। ये 0 डिग्री है, यहाँ होगा 30 डिग्री। जब पार्टिकल कभी यहाँ पहुँचा होगा, कभी यहाँ पहुँचा होगा, फेज की बात कर रहा हूँ मैं, फेज तो यहीं से शुरू होगा, मीन पोजीशन से ही, मीन पोजीशन से ही तो बताओगे ना किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा। तो फाई इज इक्वल टू 0, ये इनिशियल पोजीशन है, क्लियर है जी। तो इनिशियल पोजीशन का मतलब होता है अगर फाई इज इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब वो मीन पोजीशन पे है पार्टिकल। लेकिन यहाँ सवाल में तुम्हारा अलग दे रखा है, तो यानी कि ये कितना है तुम्हारा, 30 डिग्री ऐसे मूव कर रहा है, फिर वो यहाँ पहुँचेगा, फिर वो यहाँ पहुँच के ऐसे, पहले मैं मोशन को बता रहा हूँ ऐसे। तो मोशन को अगर मैं बताऊँ, यहाँ से पहले जनरल बताऊँ, ऐसे गया, ऐसे रुका, फिर यहाँ से चला, फिर यहाँ पहुँचा, फिर यहाँ पहुँचा, फिर यहाँ पहुँचा, फिर यहाँ पहुँचा, यहाँ से फिर ऐसे और फिर ऐसे, फिर यहाँ आ गया। तो ये हुआ कंप्लीट एक साइकिल, ऐसे गया, ऐसे आया, ऐसे आया, तो उसने एक साइकिल कंप्लीट किया। ये एसएचएम है। आप कहते हो ना टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड का मतलब ये है। तो पहले वो यहाँ देखो, टाइम पीरियड 0 to 2π का मतलब क्या है, पहले यहाँ से यहाँ गया, कितना गया, 90 डिग्री इधर, 90 इधर, फिर 90 इधर, और ये 90, 4 सेक्शन बना दिए, 90 × 4 360, यानी कि 0 to 2π, ये वाला। अब ये थोड़ा सा ना बच्चे के लिए ऐसे सोचना समझना, वो कहाँ जा रहा है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाता है। तो इससे निकलने के लिए, इससे बाहर निकलने के लिए हमने बनाया फेजर। अब देखना आपको सारी बातें सेट हो जाएंगी और आप
4 सेकंड भी नहीं लगने वाले आंसर लिखने में। सबसे पहले अब मैं फेजर की बात करता हूँ। फेजर क्या है? फेजर क्या है? बच्चे कहते हैं फेजर 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 से डरते हैं। फेजर सबसे आसान चीज़ है, दुनिया की सबसे आसान चीज़। सबसे पहले दिमाग में अपने डालो, फेजर सिर्फ एक टूल है। सिर्फ एक क्या है बच्चे? फेजर एक टूल है, इसके अलावा कुछ नहीं है। जब कोई भी क्वांटिटी साइनसोडियली चेंज होती है तो उसको पढ़ना आसान हो जाता है फेजर से। और यहां हमारी क्या है? y इज इक्वल टू, आप देखो, a साइन ओमेगा टी। सॉल्यूशन ये है ना। तो एक ऐसी क्वांटिटी है जो साइनसोडियली चेंज हो रही है, हार्मोनिक फंक्शन, तो इसको फेजर से पढ़ना आसान हो जाता है। अब जब हम फेजर को बनाते हैं तो फेजर में क्या करते हैं हम? फेजर ऐसे आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, देखो फेजर ऐसे बनता है। अभी मैं आपको समझाता हूं, एक एक बात आपके समझ में आएगी। ये फेजर, फेजर वर्टिकल भी पढ़ सकते हैं हम और ये हॉरिजॉन्टल भी, अपन वर्टिकल पढ़ते हैं। तो ये बना दिया मैंने माइनस ए और ये बना दिया मैंने प्लस ए। ठीक है जी, क्लियर है? फेजर का मतलब है, ये जो फेजर है ये सर्कुलर मोशन है। ये जो आप ऐसे समझो कि एक चिड़िया है, वो चिड़िया सर्कुलर मोशन कर रही है। ठीक है, और चिड़िया की जो परछाई को अब आप देखो ध्यान से, एक बर्ड है, एक बर्ड है, वो क्या कर रही है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। लेकिन जो बर्ड है उसकी जो प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन ऑफ बर्ड, अगर आप ध्यान से देखो सेंस बनेगी। प्रोजेक्शन ऑफ बर्ड, ये बर्ड यहाँ है तो इसकी प्रोजेक्शन सीधी सी बात है ना यहाँ होगी। जब ये बर्ड यहाँ हो जाएगी, इसकी प्रोजेक्शन यहाँ हो जाएगी। तो आप देखो इसकी प्रोजेक्शन बर्ड की यहाँ यहाँ थी, तो प्रोजेक्शन जब ये बर्ड ऐसे जा रही है ओमेगा, ये बर्ड कैसे? ऐसे ओमेगा से ऐसे रोटेट कर रही है। और ये क्या है? तुम्हारी मीन पोजीशन। तो आप ध्यान से देखते रहना, वही सेट बैठेगा। तो ये पहले बर्ड कहाँ थी? यहाँ थी, फिर बर्ड यहाँ पहुंची, फिर बर्ड यहाँ पहुंची, फिर बर्ड यहाँ, फिर बर्ड यहाँ। तो मैं पहले बर्ड को बना लेता हूँ ऐसे, आपको सेंस बनेगा, फील आएगा। तो ये बर्ड की फिर पोजीशन कहाँ होगी? ये होगी। तो बर्ड कहाँ जा रही है? बर्ड की अगर मैं परछाई की बात करूँ तो परछाई हम ऐसे बना लेते हैं, ऐसे। परछाई यहाँ पहुंची, फिर परछाई फाइनली यहाँ पहुंच गई। परछाई क्या, आप तो वो वहीं पहुंच गई उस पॉइंट पे। फिर यहाँ आई, फिर यहाँ आई, तो ऐसे जा रही है, फिर ऐसे आ रही है, फिर क्योंकि वो तो ऐसे घूम रहा है तो परछाई ये ऐसे, परछाई ये ऐसे, परछाई ये ऐसे, परछाई ये ऐसे। आप देख रहे हैं ये परछाई ऐसे चली, ऐसे आई, ऐसे आई, ऐसे आई। यही तो आप पढ़ रहे थे यहाँ। और मजेदार आपको बात बताऊं, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, सब कुछ आप इससे ही निकाल सकते हो फेजर से। वो अभी मैं पढ़ाने के बाद बताऊंगा, अभी बस पोजीशन लिखना बता रहा हूं, काम आसान कर रहा हूं, एक एक बात करूंगा आसान। ऐसे नहीं कि बहुत सारी बातें आसान कर लेंगे, एक एक बात समझते चलो। अब अब ध्यान से सुनना, ये यहाँ चली तो पहले पोजीशन यहाँ थी, फिर पोजीशन यहाँ आई, फिर पोजीशन यहाँ आई, फिर पोजीशन यहाँ आई, फिर पोजीशन यहाँ, फिर पोजीशन यहाँ। यानी कि बर्ड की तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, लेकिन बर्ड का जो प्रोजेक्शन है वो क्या कर रहा है? SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है जी। और ये बर्ड कितनी एंगुलर वेलोसिटी से? ओमेगा से रोटेट कर रही है। ठीक है, अब ये सब चीज फिट बैठेगी, सेट बैठेगी। आप देखना मेरी बात, पहले मैं पोजीशन की बात करता हूं। अब सवाल क्या था? सवाल क्या था मेरा? सवाल यहां से कट कॉपी पेस्ट करते हैं और अब सवाल की तरफ। जो सवाल यहां ऐसे कॉम्प्लिकेटेड सा बन रहा था कि अच्छे सोचना बच्चे के लिए मुश्किल हो रहा था, अब देखना एकदम से ये भी समझ में आ जाएगा और वो भी। तो अगर मैं इसको यहां रख दूं, फिर आप हर सवाल का जवाब दे पाएंगे। तो मैं तो भैया, मास्टर ने सिखाई थी कि आप ये बना लो। तो जी ये देखो आप, अगर बच्चे ये ए है, ये बच्चे माइनस ए है, ये मीन पोजीशन है और चिड़िया मेरी उड़ रही है। अब चिड़िया देखो कहाँ है? मूविंग टुवर्ड्स एक्सट्रीम पोजीशन। चिड़िया कहाँ मूव कर रही है? और a/2 पे है, यानी कि चिड़िया a/2 पे, यानी कि चिड़िया का प्रोजेक्शन। तो चिड़िया कहाँ होगी तुम्हारी? यहाँ पे। चिड़िया यहाँ होनी चाहिए ना, कि चिड़िया तो ऐसे घूम रही है। चिड़िया कैसे घूम रही है? ऐसे।
तो चिड़िया कहाँ होनी चाहिए, यहाँ, तभी तो परछाई इसकी इधर चलेगी भाई, चिड़िया इधर जाएगी तभी तो परछाई इधर जाएगी। तो इसका मतलब ये चिड़िया की परछाई है, ये आ गया। यही तो आप बना रहे थे, यही तो आप बना रहे थे कि पार्टिकल कहाँ है आपका a/2। इसमें और इसमें फ़र्क बताना कुछ नहीं है, देखो सेम फ़र्क सेम बात है ना, ये मैंने ऐसे लिख लिया, ये ऐसे लिख रखा था। अब देखो आगे, इसका मतलब अगर मैं इसको ऐसे कर लूँ, कोई दिक्कत है? और यहाँ से मैं अपनी कैलकुलेशन शुरू कर रहा हूँ, तो ये एंगल कितना हुआ, थीटा। ठीक है जी, थीटा की जगह इसको मैं वही लिख लूँ जो मैं लिख रहा हूँ, यानी कि फाई। यही तो मैं लिखना चाहता था। अब ये जो यहाँ चिड़िया है, चिड़िया t=0 पे यहाँ है, तो चिड़िया की परछाई यहाँ होगी। अगर मुझे इसी बात को लिखना है तो यानी कि फाई क्या होता है, फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस कितना बना, ये कितना है जी a/2, ये एंगल कितना है थीटा। सो कोस थीटा विल बी इक्वल्स टू a/2 डिवाइड बाई ए। भाई ये एम्पलीट्यूड हुआ ना, ये तो क्या हुआ, ये रेडियस हुई ना सर्कल की, तो ये तो ए ही रहने वाली है भैया। तो यानी कि कॉस थीटा विल बी इक्वल्स टू 1/2, यानी कि थीटा बच्चे कितना बना 1/2। साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो किसकी होती है, कॉस 60 की। जो तो इसका मतलब ये कितना आया 60, और जो साइन 60 की होती है वो कॉस 30 की होती है, तो यहाँ कितना आया 60 डिग्री। अगर ये तुम्हारा 60 डिग्री आया तो फाई कितना बनेगा 30 डिग्री। भाई टोटल 90 होता है ना, भाई टोटल 90, ये कितना बना 30। आ गया ना, ए वाई इज इक्वल टू कैसे, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, फाई कितना हो गया 30 डिग्री, आंसर। तो यहां आपको ऐसे सोचना पड़ रहा था कि वो किधर की तरफ जा रहा है, तो ऐसे बनाओगे तो अब आपका देखो सब सेट बैठ गया। अब आपको कह रहा है कि वो जो पार्टिकल है वो a/2 पे ही है, लेकिन मीन पोजीशन की तरफ मूव कर रहा है। अगला करके देखते हैं, देखो जी, आप लिखो, अब आप ये करके देखो आप। वो कह रहा है कि एट t=0 है, y= वो a/2 पे ही है, लेकिन अब जो मूव कर रहा है, मूव कहां कर रहा है वो, टूवर्ड्स मीन पोजीशन। सबसे पहले तो मैं लिखना सिखाया है, तो दोनों दोनों सीखो आप। ये हो गया जी फेजर, ये हो गया जी आपका फेजर। तो ये तो वही प्लस है और वही माइनस है। ये आपकी मीन पोजीशन मैं वाई एक्सिस पे ले रहा हूँ। चिड़िया उड़ी, चिड़िया उड़ी, चिड़िया उड़ी, चिड़िया उड़ी, चिड़िया उड़ी, चिड़िया उड़ी, चिड़िया कहाँ पहुँच गई a/2 पे। तो चिड़िया की परछाई तो a/2 पे है ना, हम तो बात परछाई की कर रहे हैं। तो ये कहाँ है a/2। तो चिड़िया यहाँ भी हो सकती है और चिड़िया यहाँ भी हो सकती है, क्योंकि परछाई तभी तो यहाँ आएगी। अब सवाल बताएगा, और चिड़िया उड़ कैसे रही है, ऐसे ये फिक्स है, क्योंकि आप पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। तो चिड़िया यहाँ भी हो सकती है, चिड़िया की परछाई तो तभी यहाँ होगी। अब यहाँ परछाई का मतलब है ये, और यहाँ परछाई का मतलब है ये। भाई ऐसे उड़ने का मतलब है ये ऐसे जा रही है, परछाई तो ऐसे ही चलेगी ना। और अगर ये यहाँ आ रहा है, ये अब मीन पोजीशन की तरफ जा रहा है, तो परछाई भी तो मीन पोजीशन की तरफ जाएगी। तो अब ये मीन पोजीशन, यानी कि चिड़िया यहाँ नहीं है, चिड़िया यहाँ है, t=0। तो इसका मतलब मैं इसको मिला सकता हूँ। आप कहोगे हाँ सर, ये क्या है बन गया, यही तो निकालना है फाई। अब ये कितना है 90, तो अगर मैं ये निकाल लूँ तो काम चल जाए। ये थीटा बोल दो, तो कोस थीटा विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा a/2/a अगेन 1/2, यानी कि थीटा विल बी इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 60 डिग्री। यानी कि फाई कितना हो गया 90 + 60 विल बी इक्वल्स टू 150 डिग्री। यानी कि इक्वेशन आप लिख सकते हो a साइन ओमेगा टी प्लस 150 डिग्री। तो अब आपको, अगर आपको इक्वेशन आ जाए तो भी आपको पता है। अगर मैं आपको ये कह दूं, अब मैं देखो कितना आसान कर दिया मैंने सारी चीज़। अब ये यहाँ आप कितना कॉम्प्लिकेटेड सोच रहे थे, कितना ऐसे एंगल आपको सोचना पड़ रहा था कि अच्छा इधर है, दो एंगल होंगे जब इसको सॉल्व करेंगे, तो कितना कॉम्प्लिकेटेड। अब कितना आसान है, मैं आपको एक इक्वेशन दे दूँ, अब बच्चे को मैं ये कह दूँ, कोई भी हो, आपको कह दूँ मैं कि ये अच्छा चल मैं तेरे को इक्वेशन लिख के दे रहा हूँ, ओमेगा टी प्लस 270, बता चल पार्टिकल कहाँ होगा। अब बच्चा कहेगा ठीक है सर बता देंगे, कोई दिक्कत इसमें कौन सा है, ये लो सर, चिड़िया उड़ा दी है बस, चिड़िया उड़ी। अब आधे तो लोग यही समझ रहे हैं कौन सी चिड़िया उड़ा रहे हो भैया, तो हमें तो चिड़िया की परछाई से मतलब है, चिड़िया को उड़ाओ ओमेगा। ये क्या है जी मीन पोजीशन, ये है जी प्लस है, ये है जी वजन माइनस है। चिड़िया उड़ी, चिड़िया उड़ गई भैया।
अब कहाँ पूछ रखा है 270, कहाँ से काउंट करना है, यहाँ से 90, आगे चलो 180, आगे चलो 270, चिड़िया यहाँ है, ये t इज इक्वल टू 0, खत्म बात। ये है ना 270। अगर वो यहाँ लिख देता, क्या लिख देता, y विल बी इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t -60 लिख दिया। चलो अब बच्चा कह रहा है सर यहाँ माइनस आ गया सर, आपने तो प्लस वाला सिखाया है। अरे इधर एंगल चल रहा है तो पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज, इधर चलेगा तो नेगेटिव, यही तो रिप्रेजेंटेशन लेते हैं ना। तो क्यों टेंशन ले रहा है भाई, टेंशन क्यों ले रहा है, टेंशन किसी बात की भी नहीं लेनी। टेंशन ले तेरे दुश्मन, टेंशन ले तेरे दुश्मन भाई। तुझे तो तगड़ा बनना है, तगड़ा बनना है तुझे। चिड़िया उड़ा, चिड़िया उड़ा के कहाँ पूछा, -60, यानी कि -60 ऐसे पहुंच गया तू। ये 60, अब की बार तुझे कैसे चलना है, ये आगे पोजीशन, यानी कि ये 60, ये तुम्हारा 30, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस 300। 300 का मतलब ये होता है कि आप फाई ऐसे चल रहे हो, ये फाई ऐसे चला तो पॉजिटिव, ऐसे फाई चला तो ये नेगेटिव, नेगेटिव से इक्वेशन ये लिख दी, पॉजिटिव से ये लिख दी, तो कोई टेंशन लेने वाली बात ही नहीं। तो अब मैं आपसे कुछ भी पूछूं, सीधा पूछूं उल्टा पूछूं, आपने फेजर सीख लिया, ठीक है। और ये फेजर इसलिए नहीं कि इसी के काम आ रहा है, पूरा एसएचएम आप इससे सॉल्व कर सकते हो। मजेदार बात ये है, अभी थोड़ी देर बात कर रहा हूँ मैं, सारी बातें आपको सिखा रहा हूँ मैं। तो अब फिलहाल आप, अभी के लिए आप क्या सीखे हो कि कोई भी पोजीशन अगर आपको लिखनी आ जाए तो वो आपको लिखनी है। दूसरी बात, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ये क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये चिड़िया क्या कर रही है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है जी। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अगर मुझे टाइम पीरियड निकालना है तो टाइम पीरियड कितना होता है जी, आपका जो भी डिस्टेंस है अपॉन तुम्हारा जो भी स्पीड है, ठीक है। अब यहाँ तो तुम्हारी क्या होती है, ये एंगल से हम डिनोट करते हैं, सो टी विल बी इक्वल्स टू क्या होगा जी तुम्हारा 2π/ω, ऐसे ही करते हो नहीं करते हो, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि 2πr, ऐसे ही लिखते हो ना आप, 2πr/v, और ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है v/r, तो यानी कि 2π/ω, ये होता है तुम्हारा सर्कुलर में टाइम पीरियड, ठीक है। तो यानी कि थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी, टी टाइम पीरियड तुम्हारा एक रोटेशन का, ठीक है जी। और यहाँ तो रोटेशन फिक्स ही है, टाइम पीरियड तो फिक्स ही है यहाँ पे, क्योंकि एनर्जी का कोई लॉस नहीं हो रहा है। तो अब अगर इस तरह के सवाल जो होते हैं वो आप कैसे अटेम्प्ट करते हैं, मान लो क्वेश्चन आ गया, पोजीशन लिखनी आ गई, वो सिखा दी आपको। मान लिया t इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, पार्टिकल यहाँ है और पार्टिकल चला गया x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू a/2, पहला। फिर पार्टिकल चला गया, दूसरा लेते हैं, x इज इक्वल टू a/2 टू x इज इक्वल टू a तक चला गया पार्टिकल, ठीक है जी। a/2 से a चला गया, पहले 0 से a/2 चला गया। तो मुझे अगर टोटल टाइम पीरियड जो है वो एसएचएम का t है, t मान लो तुम्हारा 2 सेकेंड है, तो मुझे बताना है कि भैया 0 टू a/2 उसको कितना टाइम लगेगा। चलो जी, तो अब आप क्या करते हैं, बच्चे के दिमाग में कुछ नहीं सोचना है, मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं सोचना, बाहर में जाए, मुझे चिड़िया उड़ानी है, चिड़िया उड़ानी है बस। तो देखो, चिड़िया उड़ाओ, चिड़िया उड़ाओ। ये क्या है, मीन पोजीशन, चिड़िया की परछाई से मतलब है ना, चिड़िया की परछाई, तो चिड़िया यहाँ से उड़ानी मुझे शुरू करनी है। अब चिड़िया इनिशियली यहीं थी, ये चिड़िया की इनिशियल पोजीशन है, बढ़िया बात है, चिड़िया उड़ी। अब आपको उड़ानी तो ऐसे ही है एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि मैं क्या ले रहा हूँ, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव ले रहा हूँ, तो मेरा फाई भी पॉजिटिव रहेगा, सारी चीज़ें मैं वैसे ही कर रहा हूँ। और मेरे को तो भैया उड़ानी इसके हिसाब से है ना, परछाई 0 टू यहाँ जाना है, तो अल्टीमेटली चिड़िया उड़ी, चिड़िया उड़ी, चिड़िया की परछाई यहाँ पहुँची, तो ये है a/2, ऐसे। आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही बात है, ऐसे मिला लूँ कोई दिक्कत, आप कहोगे नहीं सर, ये कितना है a/2, ये कितना है a, क्या है थीटा एंगल निकाल सकते हो। अब तो याद, अब तो रट जाना चाहिए, cos थीटा विल बी इक्वल्स टू
1/2 आएगा, यानी कि थीटा कितना आएगा 60 डिग्री। अगर ये 60 डिग्री है तो ये कितना होगा 30 डिग्री। यानी कि चिड़िया कितना चली, कितना उड़ी। भाई मुझे तो ये थीटा देखना है ना, अब मैं सर्कुलर में आ गया हूँ तो मुझे थीटा देखना है, क्योंकि थीटा इज इक्वल्स टू होता है ओमेगा इंटू टी, यानी कि टी टाइम टाइम निकालना है कितना, तो थीटा कितना थीटा चले आप, कितना एंगल घूमे आप, तो एंगल को कितना घूमे 30 डिग्री। अब 30 डिग्री को 30 डिग्री लिखोगे या रेडियन में कन्वर्ट करोगे, रेडियन में, यानी कि 30 डिग्री को लिखा जाता है पाई बाई 180, कट गया पाई बाई 6, तो यानी कि 5/6 इंटू ओमेगा। अब ओमेगा कितना होता है T/2 पाई, यानी कि ओमेगा को आप क्या लिख सकते हो, सॉरी T इज इक्वल टू होता है 2 पाई/ओमेगा, सो ओमेगा हो गया 2 पाई/T, तो ये हो गया 2 पाई इंटू टी, पाई से पाई कैंसिल, यानी कि T/12। समझ रहे हैं आप, यानी कि कितना टाइम लगेगा, अगर मैं नॉर्मल आंसर निकालना हो तो दो दो रख दो, 2/12 1/6 सेकेंड। ठीक है जी। अब दूसरा आप करके देखो, चिड़िया उड़ी, उसका सॉल्यूशन देखना, फिर कहाँ से कहाँ तक, A/2 से यहाँ तक। तो अब ये जो मैं इसको थोड़े से किसी अलग पेन से बना लेता हूँ, ब्लैक वाले से बना लेते हैं। चिड़िया उड़ी और चिड़िया यहाँ पहुँच गई, A/2 से A, चिड़िया कितना जाना है ये A/2 से A, तो A/2 से A भी तो A/2 ही है। ठीक है, चलो अब आधे बच्चों के दिमाग में आएगा टाइम सेम रहना चाहिए। अभी आप देखो टाइम सेम लगेगा या अलग लगेगा, फिर हम उसके बारे में भी बात करेंगे कि अलग टाइम क्यों लग रहा है, चक्कर क्या है सर, क्या दिक्कत आ रही है। अभी देखो आप, तो तो अब चिड़िया कितना चली, चिड़िया यहाँ थी, यहाँ से यहाँ ये एंगल ही तो चली, यानी कि चिड़िया कितना चली 60 डिग्री। तो टाइम पीरियड सेकंड वाले में T2 आ जाएगा थीटा, यानी कि पाई/3 इंटू ओमेगा, ओमेगा T 2 पाई/T, पाई से पाई कट गया, यानी कि T/6। आप कह रहे होंगे कि सर ये तो T1 T2 अलग अलग, लेकिन सर चली तो A/2 ही है। अरे घोंचू आदमी, अरे घोंचू बच्चे, ये क्या है T/12। ये यहाँ तक पहले इसको बनाते हैं फिर समझाते हैं, थोड़ा फील लो। ये भैया x इज टू 0 था, ये प्लस a तक चला गया, ये है A/2। यहाँ टाइम लगा T1, यहाँ टाइम लगा बच्चे T2। अब यहाँ कह रहे हो आप कि T/12 लगा और यहाँ सर T/6 लगा, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में सर कम टाइम लगा, यहाँ से यहाँ तक जाने में सर तुम्हारा ज़्यादा टाइम लगा। कुछ इस तरह की बात है। अरे आप एक बात बताओ मुझे, आप एक बात बताओ मुझे, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर सेम टाइम क्यों नहीं लगा, क्या यहाँ एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अरे नहीं ना भाई, एफ इज इक्वल टू क्या है, समझो आपका जवाब मिल जाएगा। एफ इज इक्वल टू क्या है, -kx, तो एम ए विल बी इक्वल टू -kx, तो एक्सेलरेशन क्या हो गया -k/m(x), तो k/m को आपने ओमेगा स्क्वायर ले लिया, तो एक्सेलरेशन क्या है ω²x, यानी कि जैसे जैसे x बढ़ेगा एक्सेलरेशन तुम्हारा इंक्रीज हो रहा होगा। तो जब एक्सेलरेशन भाई तुम्हारा वेरिएबल है तो टाइम तुम्हारा कांस्टेंट कैसे हो सकता है। क्या आप मेरी बात, आप लॉजिक समझे मेरा, आई होप कि आपको ये लॉजिक समझ में आ रहा होगा। जब भाई एक्सेलरेशन ही कांस्टेंट नहीं है, आप क्या आप सर आप एसएचएम पढ़ रहे हो ना भाई, जब पार्टिकल इधर की तरफ जा रहा है तो उस पर फोर्स तो रीस्टोरिंग लगेगा ना, और फोर्स कैसा है तुम्हारा, ये देखो जैसे एक्स पे डिपेंड कर रहा है ना, ये कर रहा है, और एक्स क्या है तुम्हारा वेरिएबल है। तो अगर तुम्हारा एक्स वेरिएबल है तो एक्सेलरेशन भी तो कांस्टेंट थोड़ी ना होगा, वेरिएबल होगा। आपको ये बात समझ में आनी चाहिए। तो इसलिए आपका टाइम सेम नहीं आ रहा है। तो अब आपको टाइम जो निकालना है, तो ये भी बात, चलो ये लॉजिकल बात भी आपको सेट होगी, पर आपको क्या करना है, आपको चिड़िया कहाँ से कहाँ तक उड़ी आपको वो निकालना है। अब जैसे अगला सवाल मैं आपको दे देता हूँ, फिर हम आगे चलते हैं। अगला सवाल मैंने आपको दे दिया कि भैया एक काम करो, मैं कह रहा हूँ कि जो आपका पार्टिकल है वो t इज इक्वल टू 0 पे, x इज इक्वल टू 0 पे था, यहाँ था, और आप पहुँच गए बच्चे x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू -√2
3a/2 तक पहुंच गया। तो आपको टाइम बताना है कहाँ से कहाँ तक पहुंच के, -√3a/2 तक। ठीक है जी। और अब आपको टाइम बताना है, तो आप क्या कहोगे, सर टाइम निकाल देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है टाइम निकालने में। आप कहोगे कि सर हम बनाएंगे फेजर। ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया जी। तो फेजर बना के फिर क्या करोगे जी, फिर कुछ नहीं करेंगे सर, चिड़िया उड़ाएंगे। चिड़िया कैसे उड़ाओगे, +a - a लिखेंगे सर। चिड़िया यहाँ से उड़ानी शुरू करेंगे, क्योंकि आप कह रहे हो यहाँ से उड़ी है चिड़िया, यानी कि जहाँ से जहाँ तक का टाइम निकालना है वहीं से वहीं तक तो उड़ानी पड़ेगी। तो चिड़िया 0 से उड़ी, तो ये तुम्हारा x=0 है। ठीक है, इसको आप y दे रखा हो, x दे रखा हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मैंने ये वाला फेजर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वर्टिकल। हाँ, ऐसे भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है ऐसे ना हो, ये +a - ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, तो फिर आपकी चिड़िया कहाँ से उड़ेगी, फिर चिड़िया यहाँ से उड़ेगी, और किधर की तरफ उड़ाओगे आप, ऐसे उड़ाओगे, क्योंकि आपको ऐसे चलाना है ना परछाई। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो बस चेंज हो जाता है। तो आप एक सीख लो, भाड़ में जाए दूसरा। तो वर्टिकल वाला मैं आपको सिखा रहा हूँ। चिड़िया उड़ी 0 से उड़ के चिड़िया कहाँ पहुँची, चिड़िया की परछाई -√3a/2, यानी कि चिड़िया कहीं यहाँ पहुँची, -√3a/2। अब बात ये होती है, सर फिर यहाँ भी तो हो सकती है, यहाँ भी तो हो सकती है। बिल्कुल सही बात है, वो आपको सवाल में गिवन होगा। यहाँ पे गिवन होगा आपको मूविंग टूवर्ड्स एक्सट्रीम पोजीशन। ऐसा नहीं है आपसे वो कुछ भी पूछ लेगा, सब कुछ आपको पता होगा कि भैया यहाँ पे है, और जब वो यहाँ पे है तो मूव कर रही है एक्सट्रीम पोजीशन, तो यहाँ तो हो नहीं सकती, क्योंकि अगर यहाँ है तो फिर तो मीन पोजीशन की तरफ, लेकिन ये तो एक्सट्रीम की तरफ कह रहा है, तो इसका मतलब इधर ही होगी। तो यानी कि जो पार्टिकल है वो तुम यहाँ से अब ये ऐसे मिला लो, कितना चला, ये चला नहीं चला, ये है तुम्हारा फाई। तो फाई कैसे निकालोगे, ऊपर तो 180 है, यहाँ से यहाँ तक तो पता ही है आपको 180 डिग्री है, ये निकालना है थीटा। और ये थीटा निकालने के लिए ये कितना है तुम्हारा, ये हो गया √3a/2, यानी कि ये एंगल निकाल लो थीटा, ये तो अपने आप आ जाएगा। तो इसको थीटा डैश लिख लेता हूँ। सो cos थीटा विल बी इक्वल्स टू √3/2, यानी कि यहाँ थीटा की वैल्यू आ गई तुम्हारी 30 डिग्री, तो ये वैल्यू आ गई तुम्हारी 60 डिग्री, यानी कि कितना चला, 180 + 60 डिग्री, यानी कि 240 डिग्री, यानी कि थीटा विल बी इक्वल्स टू ω/t, टी विल बी इक्वल्स टू 240 को कन्वर्ट कर लो इंटू π/180 रेडियन में, पहले कट करो 4 3, यानी कि 4π/3, यानी कि टी विल बी इक्वल्स हो गया 4π/3 इंटू 2π/t, यानी कि 2, यानी कि आंसर आ गया 2t/3। फालतू सोचने की जरूरत नहीं है, ये थीटा इक्वल्स टू ω/t। या फिर कई बार आप देखोगे हम लाला जी वाला मैथ भी लगा लेते हैं। लाला जी वाला मैथ कैसे लगाते हैं हम, 360 डिग्री पूरा करने में टी टाइम पीरियड, 1 डिग्री के लिए हो गया t/360, 240 के लिए कितना हो गया, t/360 × 240, कट गया, यानी कि 6 चौक 24, 6 छंग 36, 2 3, आंसर कितना आ गया 2t/3। सेम ही बात है, ऐसे करो वैसे करो, एकदम सेम बात है। तो यहाँ तो पोजीशन निकालना, टाइम निकालना, वो मैंने आपको सिखा दिया। टाइम अलग अलग क्यों लगता है, क्योंकि एक्सेलरेशन तुम्हारा वेरिएबल है, एक्सेलरेशन वेरिएबल ना होता तो फिर तो अलग कहानी होती। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को मिक्स मत कर देना, यूनिफॉर्म, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कौन कर रहा है, ये वाला, ये जो चिड़िया उड़ रही है उसकी प्रोजेक्शन एसएचएम कर रही है, ठीक है ना, उसकी परछाई एसएचएम कर रही है। पार्टिकल तुम्हारा क्या है, फेजर में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है ओमेगा से, और उसकी परछाई तुम्हारी एसएचएम कर दे, तो हमारे लिए चीज़ें आसान हो जाती हैं। वो सारा मैंने लिंक करके आपको बताया है, ठीक है जी। अब मैं आपको फेजर, बाद में मैं आपको फेजर से सब कुछ करके दिखा दूंगा। अभी एक बार मैं डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, जो भी एसएचएम है, इनके आपस में रिलेशन कैसे बनेंगे उसके बारे में एक बार हम बात कर लेते हैं, ठीक है ना। अदरवाइज फिर वो लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, चीज़ें थोड़ी अजीब सी हो जाएंगी। तो पहले पर मैं आपको ये सब आपको एक्सप्लेन करने की बच्चे कोशिश करता हूँ। तो अब शुरू करते हैं जी, रिलेशन पढ़ लेते हैं। तो रिलेशन आपको पता ही है, सीधे सीधे मैं रिलेशन की बात करता हूँ।
आपको पता है कि x इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये लेके आप चलते हो, तो मैं फाइव को मान लेता हूँ जीरो की, भैया मीन पोजिशन से ही शुरू हो रहा है, तो x इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी। v क्या हो जाएगा आपका, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, और तुम्हारा एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। आप ध्यान से देखो, x की जगह आप ये रख सकते हो, सो a विल बी इक्वल्स टू, ये आ गया आपका ओमेगा स्क्वायर और a साइन ओमेगा टी, यानी कि x, यानी कि a प्रोपोर्शनल टू किसके आया है, माइनस एक्स के, तो एस एच एम है ना। तो जब आपको कोई फंक्शन भी दे रखा हो और आपसे पूछा जाए कि एस एच एम है या नहीं है, तो आप कैसे करेंगे चूज़ करने के लिए कि भाई एस एच एम है, तो आप डिफरेंशिएट करके देखेंगे। जैसे कि लेट्स सपोज मैंने मान लो आपको ये कह दिया कि x इज इक्वल्स टू, जैसे मैं कह दूँ आपको कि यहीं पे इसी का एक इसके ऊपर एक सवाल ऐसे कर लेते हैं, x इज इक्वल्स टू मान लो a साइन स्क्वायर ओमेगा टी, कि बताओ ये एस एच एम है या नहीं है। तो आप क्या करोगे, डी एक्स बाई डी टी करोगे, आप कहोगे कि a इंटू यानी कि टू साइन ओमेगा टी इंटू फिर साइन ओमेगा टी का करोगे तो ये आ जाएगा कोस ओमेगा टी, और फिर अंदर वाले का ओमेगा टी का भी करोगे, क्योंकि पावर चेन रूल लगाओगे ना, ओमेगा टी का कितना आएगा ओमेगा। आप फिर अगेन डिफरेंशिएशन आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आपको तो ये चेक करना है माइनस एक्स के बराबर है या नहीं है। आपको तो नहीं लगता ये साइन इस फॉर्म में कभी भी नहीं आएगा वापस, तो यानी कि ये जो फंक्शन आपको गिवन है, ये एस एच एम, तुम्हारा सिंपल हार्मोनिक मोशन एस एच एम नहीं हो सकता। ठीक है जी। तो ये एस एच एम पहचानने के तरीके होते हैं। अगर आपको एक्स दे रखा है, वेलोसिटी दे रखी, एक्स दे रखा है, अगर वेलोसिटी दे रखी है तो वेलोसिटी से पहले एक्स निकालो इंटीग्रेट करके, और वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन, और उसको एक्स के साथ फिर ए और एक्स का रिलेशन बनाओ। अगर ए प्रोपोर्शनल आ रहा है माइनस एक्स के तो एस एच एम है, अदरवाइज नहीं है, क्योंकि एक्सेलरेशन की कंडीशन होती है वन। ये एस एच एम आप पढ़ के आए हो, सॉरी। तो ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। अब दूसरा, ये जो रिलेशन है, ये अगर आप देखो तो अगर मैं इसके ग्राफ देखूं, ग्राफ चलो साथ साथ बना लेते हैं। एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा जी, एक्स इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी यानी कि ग्राफ कुछ ऐसे, एक्स का और टी का। जब आप वेलोसिटी की बात करोगे तो इसका कॉस का ग्राफ बनेगा। तो बच्चे कॉस का ग्राफ कैसा होता है, वेलोसिटी का और टाइम का कोस का ग्राफ मेरे बच्चे ऐसे होता है। ठीक है। इसके बाद फिर आप एक्सेलरेशन का ग्राफ बनाओगे तो एक्सेलरेशन का ग्राफ कैसा होता है, साइन ओमेगा टी। लेकिन अब की बार देखो, यहाँ ग्राफ मैंने यहाँ से शुरू किया, क्यों ऐसा शुरू किया मैंने, ये अगर आप देखोगे तो एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा, तो एक्स की वैल्यू जब आप यहाँ ओमेगा यानी कि थीटा आप पाई बाई टू रखोगे तो पाई बाई टू का मतलब वन, साइन की वैल्यू वन यानी कि प्लस ए, तो ये प्लस ए यहाँ बनेगा। लेकिन यहाँ जब ये वैल्यू वन होगी पाई बाई टू पे, तो ये माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, यानी कि अब जो ग्राफ है वो ये तुम्हारा ऐसे शुरू होगा। तो ये सेंस बननी चाहिए, क्योंकि आप जब आप पाई बाई टू पे आओगे ना एक्सेलरेशन और टी का ग्राफ, तो ये माइनस ओमेगा स्क्वायर ए होने वाला है, तो ये और ये प्लस ए ओमेगा ज़ीरो पे, देखो ये देखो, ठीक है ना, ज़ीरो रखोगे तो प्लस ए ओमेगा। तो इसलिए ग्राफ की सेंस भी आनी चाहिए कि ये ग्राफ कैसे बन रहे हैं। फिर रिलेशन कौन से हैं दूसरे, जो एक्स वी और उस टर्म में, ये तो ठीक है, ये तो वैसे हो गया। फिर रिलेशन वी का आता है तुम्हारे पास ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्सेलरेशन का होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, जो मैंने अभी निकाला। तो वी का भी आप ऐसे ही बना सकते हो। फिर मैं दोनों के बारे में अब चर्चा करना चाहता हूँ, दोनों के बारे में बात करेंगे। तो पहले हम वी के बारे में बात कर लेते हैं। वी इज इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चे, अब आप ध्यान से देखो, दो चीज़ें हैं। अगर मैं एक्स ज़ीरो ले लूँ और एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ए ले लूँ, तो एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो लेते ही वी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ओमेगा ए। ठीक है जी। और अगर मैं एक्स प्लस माइनस ए ले लूँ तो ये हो जाएगा वी ज़ीरो। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझाता हूँ। ये जी मीन पोजीशन है, एक्स इज इक्वल्स टू प्लस ए, एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ए, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, और ये मैंने एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो मीन पोजीशन ले ली। तो मीन पोजीशन पे पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी ना वो मैक्सिमम होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एफ नेट भी क्या होता है, ज़ीरो, यानी कि एक्सेलरेशन क्या होगा, ज़ीरो। क्योंकि जैसे ही इससे आगे यहाँ ऐसे बढ़ेगा या ये ऐसे आ रहा था, तो ये तो तुम्हारा क्या कर रहा था, यहाँ जब ये ऐसे आ रहा था तो ये एक्सेलरेट करता हुआ आ रहा था। आप देखो ना, जब ये
यहाँ गया ऐसे, तो ये रुक रहा था, रुकने के बाद ये यहाँ पहुँचा, यहाँ के बाद एक्सेलरेशन तो इस डायरेक्शन में फिर से एक्सेलरेट हुआ, तो एक्सेलरेट कहाँ तक हुआ, यहाँ तक। जैसे ही वो आगे पहुँचा, अब क्या रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा, तो वेलोसिटी कम करना, यानी कि कहाँ तक एक्सेलरेट होगा, यहाँ तक। यहाँ एक्सेलरेशन फिर क्या हो जाएगा, ज़ीरो। यानी कि पार्टिकल क्या है, एसएचएम, ऐसे जा रहा है। मैं समझा रहा हूँ इसको, ये केस समझा रहा हूँ मैं क्या, कि यहाँ मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, वो समझा रहा हूँ। जैसे ही आप आगे चलोगे तो रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा, तभी तो जाके रुकेगा ना, यहाँ रुक गया। अब एक्सेलरेशन तो इधर ही है, तो फोर्स तो इधर ही लग रहा है, रीस्टोरिंग फोर्स, तो रीस्टोरिंग फोर्स इसको एक्सेलरेट कराएगा। एक्सेलरेट कराएगा, कहाँ तक एक्सेलरेट होगा, मीन पोजीशन। तो जैसे ही मीन पोजीशन को क्रॉस करेगा, ये वापस उल्टा फोर्स लगाएगा। इस बात को समझना है, और वैसे समझना आ रहा हो तो पेंडुलम से समझ लो। जब ये पेंडुलम ऐसे है तो ये mg है, mg का ये वाला कंपोनेंट क्या करेगा इसको, ये तुम्हारी एक्सट्रीम पोजीशन है, इसको एक्सेलरेट करेगा। कब तक एक्सेलरेट करेगा, यहाँ जैसे ही वो यहाँ होगा mg का ये वाला कंपोनेंट, ये वाला इसको रिटार्ड करना शुरू कर देगा, वेलोसिटी इधर है तो वो कहाँ तक एक्सेलरेट करेगा, ये वाला कंपोनेंट, जब तक वो मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन पे वेलोसिटी इसलिए मैक्सिमम होती है, और एक्सट्रीम पोजीशन पे जीरो। देखो रिजल्ट भी यही बता रहा है, एक्सट्रीम पोजीशन पे जीरो। तो फिर एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम क्या होता है, एक्सेलरेशन भाई, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को रखो आप, एक्सेलरेशन क्या होता है तुम्हारा, अगर आप देखो तो एक्सेलरेशन क्या होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो एक्स की वैल्यू आप क्या रख लो यहाँ पे, जीरो, और एक्स की वैल्यू प्लस माइनस ए। तो यहाँ पे तुम्हारा ए क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। ये वैल्यू क्या है इसकी, मैक्सिमम, ठीक है। और ए क्या है तुम्हारा, जीरो। कहाँ है जीरो, मीन पोजीशन पे। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब कुछ बातें वी और ओमेगा के रिलेशन से पूछी जाती है, वो देख लेते हैं। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं ए का और एक्स का, तो कैसा बनेगा जी, ए का और एक्स का स्ट्रेट लाइन बनेगा, और ऐसे पास होगी। ए इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर एक्स, माइनस है ना, सो वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स। एम तो ये हो गया माइनस ओमेगा, तो स्लोप नेगेटिव होना चाहिए। और y इज इक्वल्स टू ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो ऐसे बनेगी। चलो ये खत्म हुआ। अब v इज इक्वल्स टू क्या हो गया जी, ओमेगा अंडर बच्चे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसके ऊपर फिर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, हम क्वेश्चन करेंगे, तो ये थ्योरी आपकी पूरी हो जाएगी कैसे कैसे क्या हो रहा है। तो अगर आप इसको देखो तो v विल बी, यहाँ से सवाल आता है, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यानी कि वी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, वी स्क्वायर डिवाइड बाई ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अगर आप ध्यान से देखो, ये किसकी इक्वेशन बन रही है, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, और ये बन रहा है आपका एलिप्स। एलिप्स की इक्वेशन क्या होती है, अगर आपको याद हो, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ठीक है जी। अब इसमें क्या है, कैसा कैसा एलिप्स बन सकता है भैया, ये भी बन सकता है और तुम्हारा ये भी बन सकता है। तो जो अगर मान लो लेट्स सपोज ये v है, तो v तुम्हारा इधर है, ये ऐसे बना लो भैया, ये तो आसान है, ये तो मैथ्स है। v है और ये x है, पहचानना आना चाहिए। ये आपका क्या है, जो v के नीचे है, ओमेगा ए। ये वाली क्या है, इतना क्या बनेगा, ये तुम्हारा खाली a बनेगा। तो ये आपको अब तुम्हारी सेंस बननी चाहिए कि आप क्या निकालने लग रहे हो। अगर मैं बात करूं अब इस वाले की यहाँ पे, तो ये तुम्हारा ओमेगा ए और ये तुम्हारा ए। यहाँ पे तुम्हारा क्या है, इस वाले ग्राफ के लिए ये वैल्यू अगर कम हो तो ये कम बना लो, सेमी मेजर सेमी माइनर एक्सिस, कुल मिला के ऐसी बात है। क्लियर नहीं है। अब ये बनेगा पर एलिप्स। अब आपसे पूछ लिया जाए ये सर्कल कब बनेगा, आप देखो, अगर मैं ओमेगा को 1 ले लूँ तो ये क्या बन जाएगा, वी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, यानी कि वी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर। किसकी इक्वेशन बनी, अगर मैं v को x मान लूँ, या v को चलो मैं y मान लेता हूँ, तो वाई स्क्वायर प्लस ये तुम्हारा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। क्या बना, सर्कल बना, नहीं बना। तो इसका मतलब अब ये तुम्हारा ऐसे आ जाएगा, कहीं भी ले लो, v को यहाँ ले लो, x को यहाँ ले लो, तो ये सर्कल बनेगा। कितने रेडियस का बनेगा, a रेडियस का, और ओमेगा क्या है इसके लिए 1। तो इस तरह के सवाल इसके ऊपर आते हैं। अब हम कैसे यूज़ करेंगे, कैसे सवालों में इसको यूज़ करेंगे, वो सब बातें तो आपको अलग अलग सेक्शन में अलग अलग बातें आपने सीखी हैं। कैसे, जब अगर मुझे टाइम निकालना हो, पोजीशन बतानी हो, तो मैं तुरंत फेज़र का इस्तेमाल करूँगा। ठीक है। अब
आगे जब मैं सवाल सॉल्व करूंगा, अगर मेरे को पोजीशन वगैरह दे रखी हो तो फिर मैं सिंपल इक्वेशन का यूज़ करके सॉल्व कर लूँगा, फेज़र के चक्कर में नहीं घुसूंगा। आगे हम सवालों के बारे में चर्चा करेंगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे कि यहाँ मैं आपको बताऊं तो अपन ये सवाल की बात करते हैं जैसे, तो अब इसके ऊपर सवाल कैसे आप अटेम्प्ट करोगे। देखो, ए पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन जिसका टाइम पीरियड ये है, तो टी दे दिया आपको 2 सेकेंड। आप कहोगे ठीक है सर। एम्पलीट्यूड दे दिया, लिख लो 10 सेंटीमीटर। चलो, आपसे पूछा डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आफ्टर 1/6 सेकेंड। क्या क्या पूछ लिया आपसे? आफ्टर 1/6, यानी कि 1/6 सेकेंड के बाद आपको क्या बताना है? उसका डिस्प्लेसमेंट, कितना उसने डिस्प्लेसमेंट किया, वेलोसिटी बतानी है। तो आप ऐसे कर लो, ये तो बेसिक सवाल है ना, फेजर बना लो। तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर वो स्टार्ट फ्रॉम मीन पोजीशन, फ्रॉम एमपी, ये ज़रूरी है, तो मीन पोजीशन से शुरू हुआ जो भी है आपका पार्टिकल जो है, तो चिड़िया कहाँ से उड़ी? मीन पोजीशन से। ये बनाया आपने प्लस ए, ये बनाया आपने माइनस ए, यानी कि थीटा विल बी इक्वल्स टू ओमेगा इंटू टी। ओमेगा कितना हो जाएगा जी तुम्हारा? 2π/t इंटू टी कितना दे रखा है आपको? 1/6। और टोटल टाइम कितना है आपका? 2π/2, 6 कट गया, यानी कि 5/6। यानी कि चिड़िया कितना उड़ी? 5/6। चिड़िया कितना उड़ी? 5/6। 5/6 का मतलब कितना होता है तुम्हारा? 30 डिग्री। चिड़िया कितना उड़ी? 30 डिग्री। ये कितना आया? 60 डिग्री। 60 डिग्री का मतलब कितना होता है? ये ए है, तो ये ए cos 60, यानी कि कितना आया जी? cos 60 a/2। तो डिस्प्लेसमेंट आ गया a/2, a/2 यानी कि 5 सेंटीमीटर। आई होप कि आपके समझ में आ रहा होगा। सिंपल है, नहीं है? फिर तुम्हें एक्सेलरेशन बताना है। अब एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है ओमेगा स्क्वायर एक्स। मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ ना भाई। ओमेगा कितना होता है तुम्हारा? 2π/t, इसका स्क्वायर। ये तो टी तो गिवन ही है, 2π, ये तो ठीक है नॉर्मल। एक्स की तो बात थी, एक्स क्या आ गया? a/2 आंसर। तो क्या दिक्कत है? कुछ भी नहीं। वेलोसिटी v इज इक्वल्स टू क्या होता है तुम्हारा? v इज इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस। तो आप मिक्स करके इस्तेमाल कर लो। डिस्प्लेसमेंट वगैरह कहाँ पोजीशन वोजीशन वो फेजर से निकाल लो, बाकी इक्वेशन से निकाल लो, तो आपका सवाल और फास्ट हो जाएगा। यानी कि 2π/t अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स की जगह क्या लिख लोगे आप? a/2। पोजीशन है ना, तो पोजीशन आपने फाइंड कर ली। सो 2π/t t2, यानी कि अंडर रूट ए स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा? 3a²/2 ऊपर अंडर रूट। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी कि किस तरीके से हम सवालों को जल्दी जल्दी बना सकते हैं, फास्ट बना सकते हैं। ठीक है ना? तो और यहाँ ए को बाहर निकाल लो। अब तो ये आसान ही हो गया, इतनी कोई। तो ये पाई इंटू a/2 इंटू √3, और ये तुम अब इसके अंदर वैल्यू रखोगे। 2 है, 10 सेंटीमीटर है, तो ये 5, सो 5π, और इंटू √3 5π इंटू 10⁻², मीटर में कन्वर्ट कर लो, इंटू √3 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका आंसर आ गया। तो आपने क्या किया? सवालों को देखो बहुत आसान बना लिया। मैंने चिड़िया उड़ाई, चिड़िया उड़ा के मुझे पता चल गया भाई पार्टिकल कहाँ है 1/6 सेकेंड बाद। वही जो मैं करने लग रहा था बार बार। अगले सवाल की तरफ आ जाते हैं। देखो, अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है? अगला सवाल आपसे कह रहा है कि एक एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड ऑफ हार्मोनिक ऑक्सीलेटर कितना है? ए है। व्हेन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज हाफ ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी। तो मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी है जी? वो होती है ए ओमेगा। एम्पलीट्यूड ये है। अब आपसे पूछा है कि व्हेन द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज हाफ, देन डिटरमाइन पोजीशन। पोजीशन बतानी है, यानी कि वेलोसिटी मैक्सिमम वेलोसिटी की हाफ हो तो पोजीशन बतानी है। वी क्या होता है? सिंपल रखो ना भाई, a² माइनस x² इज इक्वल्स टू a⍵/2। इतना लोड क्यों लेना है? दोनों तरफ का स्क्वायर कर दो। a² माइनस x² इज इक्वल्स टू a²/4। तो यहाँ कितना आ गया? a² माइनस a²/4 विल बी इक्वल्स टू x²। तो ये कितना हो जाएगा जी तुम्हारा? 3a²/4 विल बी इक्वल्स टू x²। सो x विल इक्वल्स टू प्लस माइनस √3a/2। तो ऐसा तब होगा जब पार्टिकल, यानी कि जो चिड़िया है, वो कहाँ हो? तुम्हारा यहाँ पे और यहाँ पे, और ये कितना हो? √3a/2 माइनस, और ये प्लस के √3a/2। ऐसा तब होगा। और ऐसा तब हो सकता है
जब वो तुम्हारा यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, 4 पोजीशन, 4 जगह बनेगा। आई होप कि आपके समझ में आ रहा होगा। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, फिर आगे हम कंटिन्यू करते रहेंगे। अब जैसे आपने सब कुछ पढ़ लिया, मैं आपसे ये पूछूं, ये मीन पोजीशन है, देखना x इज इक्वल्स टू 0, पार्टिकल ऐसे गया, प्लस a चला, फिर पार्टिकल ऐसे आया, फिर पार्टिकल ऐसे गया, फिर पार्टिकल ऐसे आया। आप कहोगे हाँ सर यही कर रहे हैं, ठीक है। तो प्लस ए ही यहाँ चला, ए ही यहाँ चला, ए ही यहाँ चला, तो टोटल डिस्टेंस कितना चला? टोटल डिस्टेंस कितना चला? 4a। टाइम कितना है t? अगर मैं एवरेज स्पीड पूछूं तो आप क्या बताओगे? 4a/t। मैं एवरेज वेलोसिटी पूछूं, आप कहोगे सर डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गया ना। मैं आपसे एवरेज एक्सेलरेशन पूछूं तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है जी? क्या बताओगे एवरेज एक्सेलरेशन? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो यहां ये ऐसे पार कर मैक्सिमम था ना, तो इधर, अरे समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो इस पूरे दौरान ये ऐसे, ये है, तो हुआ क्या? ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे आ गया, सेम जगह ही तो आ गया। अगर सेम जगह आ गया तो v फाइनल माइनस v इनिशियल क्या बनेगा जी? 0। अरे v फाइनल माइनस v इनिशियल 0 बनेगा, तो एवरेज एक्सेलरेशन भी क्या आएगा? 0। तो इस तरीके से भी कई 3-4 सवाल ऐसे आते हैं, ये पूछ लिए जाते हैं, तो आपको उसका भी जवाब आना चाहिए। तो अब नेक्स्ट जो ये मैं डिवाइड कर रहा हूँ, यहाँ तक हमने इतना कर लिया। नेक्स्ट जो हम करेंगे वो इसके ऊपर सवाल वगैरह का वीडियो होगा, थ्योरी वगैरह ये सारी कवर होगी। उससे फिर अगले उसमें तो ये 2-3 से या 3.5-4 लेक्चर में अपन इसको पूरा कर देंगे, ठीक है। मिलते हैं जी अगली वीडियो में, और शेयर विद योर फ्रेंड्स अगर आपको ये अच्छा लगी हो और आपको इम्प्रूव सारी चीज़ें हुई हों। तो अगला लेक्चर फिर हम यहीं से कल शुरू करेंगे ताकि आपको सारा कुछ रिकॉल हो जाए।